क्या इंडिया ये जो हथियार खरीद रहा है, इतनी बड़ी डिफेंस डील कर रहा है रशिया के साथ, तो क्या पाकिस्तान पर एक और अटैक करने की तैयारी हो रही है या पाकिस्तान के लिए ये हथियार खरीदे जा रहे हैं? ओवर टू यू कर्ण साहब। मुंडिया जी, मैं आपको बिल्कुल आपके थ्रू आपकी आवाम को बिल्कुल निश्चिंत कर दूं, इनमें से कोई भी हथियार हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए। कोई भी नहीं चाहिए इनमें से। S-400 भी नहीं चाहिए, S-500 भी नहीं चाहिए, Su-57 जो आप बोल रहे हैं वो भी मुझे नहीं चाहिए। आई डोंट रिक्वायर इट। मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। क्योंकि अगर अगर मुझे पाकिस्तान के साथ एक फुल फ्लेजेड लड़ाई लड़नी है तो मेरी प्रेजेंट कैपेबिलिटी डाटा के तौर पर एक सुपीरियोरिटी में ऑलरेडी है। मैं ये कभी नहीं आपको झूठ बोलूंगा कि आपके पास टैंक मेरे से कम है, आपके पास सबमरीन मेरे से कम है, आपके पास नेवी के जहाज मेरे से कम है, आपके पास उड़ने वाले जहाज भी मेरे से कम है, वगैरह वगैरह। और सबसे बड़ी बात, जहाज होना या हथियार होना अपने आप में कोई फन्ने खा वाली बात नहीं है। आप उसे मेंटेन, उसके पीछे एक इकोनॉमी होनी चाहिए जो आपको मेंटेन कर पाए। आप रशिया का हालत देख रहे हैं, आप यूएस की भी हालत देख रहे हैं। लड़ाइयां आजकल, मान लीजिए मेरी बात, नए इकोनॉमी की है। मैं आपकी इकोनॉमी को कितना डिस्ट्रॉय कर पाऊंगा और आप उस इकोनॉमी को कितना सस्टेन कर पाएंगी लड़ाई में, लड़ाई जीती और हारी वहां जाएगी। क्योंकि ये जायज बात है, जीतेगा कोई भी, इकोनॉमिकली हारेंगे दोनों लड़ने वाले। इसलिए भारत की ये पॉलिसी मुझे कई बार ठीक लगती है कि अगर हमने न्यूक्लियर वेपन्स के लिए भी बोला है कि नो फर्स्ट यूज, तो उसका लॉजिक यही है कि अगर हम यूज करेंगे फर्स्ट तो सेकंड कोई यूज करेगा और उसके बाद मानवता तो दोनों तरफ मारी जाएगी। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं, S-400 मेरे पास ऑलरेडी है। अच्छा चलिए, कोई नहीं, अगर आपके यहाँ पर कोई बाल की खाल निकालने की कोशिश करेगा और वो बोलेगा कि नहीं जी आप S-400 तो डिफेंसिव वेपन है भाई, एयर डिफेंस के लिए है, तो आपको उसमें डर किस बात का? पाकिस्तान को क्या डर भाई? आपका जहाज जब मेरे तरफ उड़कर आएगा ही नहीं तो मुझे उसे गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी, मतलब जैसे बुराई मत समझिएगा, ये प्रैक्टिकली हुआ है। 314 किलोमीटर पर हमने अगर पाकिस्तान के अंदर एक जहाज को गिरा लिया, तो अगर गिराने वाली बात आ जाएगी तो फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है। सो प्लीज डोंट टेक इट दैट वे। बट यस, हम क्यों ले रहे हैं वो आपका कंसर्न होना चाहिए, मैं मान सकता हूं। हमारा मेन कंसर्न चाइना है, हमारा नंबर 1 एनिमी चाइना है, हमारा नंबर 1 कॉम्पिटिटर चाइना अपने आप को हमारे साथ समझता है, इकोनॉमिकली ऑल्सो। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये बात जरूरी है कि हमें एक ये प्रिकॉशन भी लेनी होती है कि 4 साल पहले यूएस ने पाकिस्तान को अपने गोद से उठाकर एकदम फेंक दिया था और आजकल दिख रहा है कि शायद वो फिर से ले ले, तो कल और जहाज दे दे। F-16 आपका पहले वाला भी है, हो सकता है कल F-35, 22 जो भी आपको वो देना चाहे। और ये हमें बड़ी जिम्मेदारी से पता है, एक सच्चाई से पता है और हमें पूरा भरोसा है पाकिस्तान इस तरह के सारे वेपन सिस्टम और किस पर इस्तेमाल करेगा सिवाय भारत के? आप बता दीजिए। आप चाइना पर अटैक करेंगे नहीं, आप अफगानिस्तान पर अटैक करेंगे नहीं, आप ईरान पर अटैक करने का अफोर्ड नहीं कर सकते। आपके यहाँ शहबाज शरीफ बोलते कुछ भी रहे, इजराइल पे थोड़ी ना अटैक करके आप सुसाइड करोगे। सो ओवरऑल अगर आप देखें, आई डोंट थिंक इस पर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होनी चाहिए। इंडिया अपनी इकोनॉमी को ऊपर ले जा रहा है, अपनी सिक्योरिटी नीड्स चाइना के वर्सेस हमें जरूरत है अपग्रेड करने की। हम इन हथियारों को अपने यहां बनाना चाहते हैं, हम इन हथियारों को जरूरत जगहों पर बेचना चाहते हैं, ये हमारा एम है, क्योंकि हम इस समय लड़ाई के मूड में नहीं। ठीक। कर्ण साहब, जो पुतिन का ये विजिट है आफ्टर 5 इयर्स, जब इससे पहले वो इंडिया गए थे तो उस वक्त हालात बिल्कुल और तरह के थे। उसके बाद कुछ जंगें हुई, वॉर्स हुई, और उसके बाद अब वहां पर पहुंचना उनका इसलिए बहुत अहम है कि अब सरकमस्टांसेस कुछ और हैं। आपका अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात नहीं है, टैरिफ की फिर वॉर चलती रही है, उनका टिल्ट आपकी तरफ जो है वो और भी ज्यादा हो गया, और आप जो हैं वो उनसे फायदा उठा सकते हैं, जबकि पुतिन दुनिया में एक ये शो कर रहे हैं कि वो ही इज नॉट आइसोलेटेड। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये बात जो मैंने कही ये सही है? और इसके अलावा अगर आप इस विजिट का एक बड़ा आप कहें कि सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको है और किस चीज को आप सबसे बड़ी चीज समझते हैं, तो वो क्या है? सबसे आसान सवाल है कि इसका बेनिफिट किसको है। इसका बेनिफिट सीधे सीधे पुतिन और रशिया को है। इसका सीधा सीधा बेनिफिट इंडिया को है। इसका सीधा सीधा बेनिफिट पूरे वर्ल्ड को है। उससे भी बड़ा इसका पूरा पूरा बेनिफिट मानवता को है, ह्यूमैनिटी। मैं आपको एक के बाद एक उसके प्रूफ दे देता हूं। अगर रशिया मेरे यहां पर कुछ कर रहा है तो आपको क्या लग रहा है? फ्री फंड में कर रहा है। रशिया आफ्टर ऑल इज गोइंग टू अर्न मनी, चाहे वो एनर्जी नीड्स हो, न्यूक्लियर नीड्स हो, न्यूक्लियर मिनी प्लांट्स हो, वो अपनी जो कौन सी वाली फील्ड है, LNG वाली जो फील्ड है, उसमें इन्वेस्टमेंट देख रहा है। अगर वो Su-57 मेरे यहां बनाता है, ठीक है ना, तो जैसे ब्रह्मोस उसने हमारे साथ बनाई,
ब्रह्मोस बिकनी शुरू हो गई। आप बता दीजिए SU-57 का कौन खरीदार है पूरी दुनिया में? अगर एक खरीदार आप मेरे को बता पाए जो SU-57 को खरीद रहा है। मैं ज्ञान नहीं बांट रहा हूं, मैं आपको लॉजिक बांट रहा हूं। दे डोंट हैव एनीबडी। और उससे पहले जो ब्रह्मोस का जो उनका अपना वर्जन था, कौन खरीद रहा था? कहां वो दुनिया में थी? S-400 कागजों के ऊपर सबसे ज्यादा अच्छी मानी जा रही थी, लेकिन उसे ग्राउंड पर वॉर सिचुएशन में, रियल वॉर सिचुएशन में प्रूव किसने किया? इंडिया ने प्रूव किया। दैट मीन्स अगर वो इंडिया में बन रही है और अगर बना पाते हैं तो दुनिया उसकी तरफ देखेगी। एंड इट्स अ एयर डिफेंस सिस्टम, सो देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन दैट टू एनीबडी, मैं तो कहूंगा। सो आप बड़ी मेरी बात पर विश्वास करिए। मैं एज अ इंडिया पाकिस्तान बातें नहीं है, वो बड़ा सीधा सीधा है कि आपने हालात के ऊपर बात करी। हालात में क्या बदली है? रशिया के साथ हमारे पिछले 70 साल से अच्छे रिलेशन है। हमारी बहुत बड़ी डिपेंडेंस ऑब्लिक इंटरडिपेंडेंस है वेपन सिस्टम्स के ऊपर। आपने एक और बात करी, दैट इज रिलेशन, यूएस रिलेशन। यूएस से रिलेशन अगर हमारे खराब होते, एक मिनट के लिए अगर बात करें, तो ये जो अभी अभी हमने वो हेलीकॉप्टर का मेंटेनेंस का 7,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो कैसे हो गया? क्यों हो गया? क्यों रूबियो बड़ा एक अगेन ये जो अभी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है लाल किले के पास, उसके लिए रूबियो ने क्या बोला? जो रूबियो है यूएस का, उसने बोला बड़ी सीधी सीधी बात, इंडिया इज हैंडलिंग दिस वेरी मैच्योरली एंड करेक्टली। एग्जैक्टली, दे डू नॉट रिक्वायर एनीबडी सपोर्ट इन दैट। इसका मतलब क्या है? देखिए, हमारे यहां पर भी ऐसा नहीं है कि हम बहुत दूध के धुले हैं, और आपके यहां पर भी ये जो मीडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो हर चीज को सेंसेशन कर कर बनाना है। आलिया की नजर में देखो, शैलेंद्र सिंह की नजर में देखो कि चीजें क्या इतनी खराब है, क्योंकि आप खराबी ढूंढेंगे तो खराबी मिलेगी, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगी। एक जहाज खरीदना, एक वेपन सिस्टम खरीदना खराब बात है, इंडिया के लिए तो बिल्कुल खराब बात होनी चाहिए, हम तो शांति की बात करते हैं। लेकिन ये शांति कम्स फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। जब मैं नेगोशिएट करूं पीस, द पीस हैज टू बी नेगोशिएटेड वेयर पीपल विल हियर मी। आप मुझे सुनेंगी कब? जब मैं ताकतवर हूं, नहीं तो आप मेरे को क्यों सुनेंगी? मैं इकोनॉमिकली ताकतवर। आजकल चाइना की बात सब क्यों सुनते हैं? आपने सीपैक अपने वहां कैसे करवा लिया? पैसे के जोर पर किया उसने। रशिया के साथ चाइना के रिलेशन एबनॉर्मल क्लोज क्यों है? पैसे के जोर पर। यूएस बोल रहा है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं ताइवान में अटैक कर दूंगा, ये, लेकिन कर कुछ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि एक चाइना की इकोनॉमी इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग है कि दुनिया का हर आदमी चाहे दिल से ना करे, बस सलामी तो करता है। हम भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सो प्लीज डोंट, मेरे को लगता है आपके यहाँ और मेरे यहाँ, आपके यहाँ आलिया को सुनना चाहिए, मेरे यहाँ शायद कर्नल शैलेंद्र को सुनना चाहिए कि लड़ाई ढूंढ रहे हो तो लड़ाई मिलेगी, लेकिन लड़ाई अगर आप कर रहे हो तो नुकसान दोनों का होगा। और रिलेशन, मान लीजिए मेरी बात, यूएस ना आपका है ना मेरा है, यूएस सिर्फ बिजनेस का है। वेयर एज मेरा कंट्री, आपका मैं नहीं कहूंगा, मेरा कंट्री इज ऑल्सो इन बिजनेस, लेकिन वी आर इन अ बिजनेस ऑफ रिलेशन बिल्डिंग। हम पाकिस्तान के साथ भी रिलेशन बिल्डअप करने की हर कोशिश कर चुके हैं, नाकाम हो गई एक अलग बात। हम वी आर इन द बिजनेस ऑफ ह्यूमैनिटी। हम रशिया में खड़े होकर बोल सकते हैं दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर। बता दीजिए कौन सी कंट्री ने बोला? किसी एक ने बोला हो तो बता दीजिए, खड़े होकर उसी कंट्री। सो आलिया जी समझिए, ये जो फेक नैरेटिव चल रहा है कि इंडिया पाकिस्तान को मार देगा, पाकिस्तान इंडिया को मार देगा, ये वो बिजनेसमैन है जो अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं। आप बता दीजिए क्यों ट्रंप F-35 इंडिया को ऑफर करेंगे? आप बताइए, कोई रीजन है? किसके लिए कर रहे हैं ऑफर? F-16 आपको देगा, F-35 मुझे देगा, मतलब दोनों बंदर नाचेंगे। जी करण जी, आपने वेल सेड, आई एग्री। एक सबसे बड़ा मार्केट भी अवेलेबल है, तो दुनिया का इंटरेस्ट यहां पर है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। रशिया का सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये भी है कि अगर वो ऑयल जो उसे कहीं किसी को बेचना अलाउड नहीं था, इंडिया ने उसे ना केवल खरीदा है बट उसको आगे बेचा है। ऐसा भी नहीं है कि नहीं है। दैट मीन्स इंडिया कैन एक्ट लाइक अ बफर। मैं इंडिया की बड़खान नहीं कर रहा हूं, बट आपको रियलिटी बता रहा हूं कि ये सब हुआ है। सो अपने आप में अगर मैं देखता हूं इंडिया और चाइना के बीच में हमारे रिलेशंस में एक डाउट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि हम चाइना के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए हम एक उसका ऐसा दोस्त ला रहे हैं अपने बीच में, एंड दैट इज कॉल्ड एज रशिया, कि भाई कहीं ना कहीं कोई ना कोई मॉरल दबाव तो आएगा। ये बिल्कुल वो सिचुएशन है, क्योंकि आपके यहाँ ये वाली लैंग्वेज जल्दी समझ में आएगी कि हमें सबसे पहले प्रॉब्लम होती थी, पाकिस्तान जो है वो अफगान के टेररिस्ट को ट्रेन कर कर हमारे यहाँ भेजता था, तो हमारे यहाँ बड़ा कंसर्न था अफगानी
मुजाहिद बोलते थे जब उन दिनों में। आजकल हमने अफगानिस्तान के साथ ही एक ऐसा दोस्ती स्टार्ट करी है जहां कम से कम हम ये एश्योर्ड हैं कि पाकिस्तान अफगानी को मेरे खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर पाए, क्योंकि उसको वो सपोर्ट नहीं मिलेगा। एक बात। दूसरा, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं जितना ज्यादा अफगानिस्तान को पाकिस्तान के साथ एंगेज करता हूं बॉर्डर पे, पाकिस्तान आर्मी के पास उतना ही कम समय होगा कि वो मेरे यहां टेररिज्म करे, क्योंकि वो वहां एंगेज होगी। आपकी 9 की 9 कोर जो हैं वो कर क्या रही है सिवाय फौजी का काम करने के? अदरवाइज बलूच में आपको नहीं पिटना चाहिए अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं टीटीपी से आप पिट रहे हैं, आप बोल रहे हैं अफगान से आप पिट रहे हैं, आप बोल रहे जिससे भी पिटना एक गलत शब्द है, मतलब कंफ्लिक्ट है जिसको मैं बोलता हूं। सो इंडिया इस समय चाइना के लिए भी वही स्ट्रैटेजी कर रहा है कि हमें मालूम है इकोनॉमिकली हम उनके साथ इतने ज्यादा एंगेज्ड हैं कि ऐसे नहीं हो पाएगा, इट इज इम्पॉसिबल इन नियर फ्यूचर जिसको। बट एक श्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम रशिया को जितना क्लोज लेकर चलते हैं, मेरा अपना आकलन है कि हम चाइना के ऊपर एक अच्छा दबाव ऑटोमेटिकली आता है कि तीनों मिलकर रह लें, जी लें, ज्यादा अच्छी बात। चाइना अपने आप में वर्ल्ड का टॉप लीडर बनना चाहता है, उसकी कंपटीशन यूएस से है, इसके बीच में रशिया आ गया। तो आज हमारी जैसी कंट्री बोल रही है इंडिया कि भाई व्हाई शुड इट बी यूनिपोलर, बाइपोलर, ट्राइपोलर, व्हाई कांट इट बी मल्टीपोलर? अपने अपने ग्रुप्स बनाइए। हम क्वाड में भी तो हैं, क्वाड में तो चाइना नहीं है, रशिया नहीं है, हम उसमें भी है, हम एससीओ में भी है, हम ब्रिक में भी हैं। ब्रिक में तो हमने इतना तक कह दिया कि चलिए जी हमारी ऑल्टरनेट करेंसी होनी चाहिए यूएस के खिलाफ। वो उसको पसंद नहीं आएगी, बट दैट डजंट मीन कि मैं अपनी करेंसी को बढ़ाऊंगा नहीं। मैं अगर अपनी करेंसी बढ़ा सकता हूं तो जरूर बढ़ाऊंगा, और करेंसी बढ़ाने के लिए मेरे को ट्रेड करना है। ट्रेड करने के लिए मुझे एक चाइना ऑब्लिक रशिया जैसा पार्टनर जरूर चाहिए, जहां पर कुछ बातें, क्योंकि उनके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट बड़ा तगड़ा है, बहुत बड़ी बात है। मैं 5 बिलियन का एक्सपोर्ट करता हूं और 62 बिलियन का इंपोर्ट करता हूं। ओ माय गॉड, क्या बड़ा फर्क है, कैसे करूंगा? इवन चाइना के साथ भी हमारा ये प्रॉब्लम है। लेकिन मोदी साहब या और डॉक्टर जयशंकर की तरफ से ही कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स आई थी कि ये जो समझा जा रहा है कि हम चेंज कर रहे हैं करेंसी, या हम तो ऐसा कुछ नहीं सोच रहे, हमने हम ये नहीं कुछ सोच ऐसा रहे, नहीं किया। हम नहीं सोच रहे, हमने तो नहीं कहा। हमने ब्राजील ने कहा कि देयर शुड बी अल्टरनेट करेंसी। हमने तो ये बात करी 60,000 करोड़ रुपया, हमारा 60,000 करोड़ रुपया हमारा बैंक में है जो रशिया इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, बट हमने रखा हुआ है उनके लिए। उनकी वो जो सेंट्रल बैंक की जो मिनिस्टर, वो चेयरमैन आई हुई है, आपको क्या लग रहा है यहाँ चाय पीने थोड़ी ना आई है? चाय कॉफी का मामला नहीं है, ये बड़ा सीरियस मामला है। 7 मिनिस्टर आए हुए हैं। आप सोचिए इंडिया कहाँ की बात कर रहा है। आप डिफेंस 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 पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। आपको क्यों नहीं दिख रहा फाइनेंस मिनिस्टर आया हुआ है उनका? आपको क्यों नहीं दिख रहा एग्रीकल्चर मिनिस्टर आया हुआ है? आपको क्यों नहीं दिख रहा इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिनिस्टर आया हुआ है? अगर मजहब के नाम पर पाकिस्तान बना है तो पाकिस्तानी जो हैं वो दूसरे देशों में क्यों जाकर रहने लग रहे हैं? भाई आपने ये कहा था ना कि जो मुसलमान हैं वो किसी और धर्म के लोगों के साथ में नहीं रह सकते, इस बेस पर आपने अलग पाकिस्तान बना लिया और उसके बाद में आप ही दूसरे देशों में जाकर रह रहे हैं। तो ये 2 नेशन थ्योरी जो हुआ वो उसका क्या मतलब था? यही सोच के साथ 1947 में बंटवारे का एक आधार बना। तो भाई क्या आपकी जो सोच थी वो सही थी? भारत में लगभग 140 करोड़ लोग रहते हैं, जहाँ पर मंदिर भी हैं, मस्जिद भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं, चर्च भी हैं, सब साथ में रह रहे हैं। यहाँ पर हर धर्म, हर भाषा, हर संस्कृति को जगह मिली है और भारत ने साबित किया है कि 2 नेशन थ्योरी सिर्फ कागज़ की बात थी और ज़मीन पर इसका कोई सच नहीं दिखता है। वहीं पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना, वहाँ पर सिया सुन्नी, बलोच, पख्तून, सिंधी, मुहाजिर सब आपस में बटे हैं। जिस देश ने ये कहा था कि धर्म एक करेगा, वही धर्म के अंदर ही विभाजित होता चला गया। आज ये देश तय नहीं कर पाया कि असली दुश्मन कौन है। गरीबी है, शिक्षा की कमी है, भ्रष्ट राजनीति है, या फिर खुद इसकी सोच। भारत आगे बढ़ा, आईटी हो गया, अंतरिक्ष, रक्षा, अर्थव्यवस्था, हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ता चला गया। पाकिस्तान वहीं खड़ा रहा। कभी सेना के हाथों में इनकी सत्ता चली जाती है, कभी धर्म के नाम पर चल जाता है। तो आपकी नाकामियां हैं इन सब चीज़ों पर। तो भाई पहले तो आप तय कर लो कि चाहते क्या हो, उसके बाद आगे की ज़िंदगी जीनी है, जैसे मर्जी जियो।